नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार जैन है। स्टडी ट्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम आपको बता दें कि आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में। मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में हम आज मैप के माध्यम से अध्ययन करेंगे कि मध्य प्रदेश को कितने पार्टों में भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत रखा गया है, उसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। आपको हम एक चीज़ बता दें कि आप हमसे जुड़ने के लिए या हमारे वीडियो जो है आपको उपलब्ध होते रहें, तो आपके लिए करना होगा कि इस प्रकार से जो चैनल पर सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा उस पर आपको क्लिक करना है, तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे और आप हमसे जुड़ जाएंगे। जो भी वीडियोस हैं हम अपलोड करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। हमारे चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो वीडियोस हैं वो उपलब्ध हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं और हम किस प्रकार से आगे आने वाले आपकी आवश्यकता अनुसार वीडियो बनाएं, उसके लिए आपके कमेंट हमें उपलब्ध होते रहें। ऐसी आशा है हमारी कि आपके कमेंट ज़रूर उपलब्ध होंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं हमारा आज के वीडियो के बारे में। तो जो हमारा आज का वीडियो है वो है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। और भौगोलिक स्थिति के बारे में जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और तीसरा है पूर्वी पठार बघेलखंड का पठार। अब हम देखें कि जो सबसे पहले मध्य उच्च प्रदेश है उसको भी 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है मध्य भारत का पठार, दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा है मालवा का पठार और चौथा है रीवा पन्ना का पठार, पांचवा है नर्मदा सोन घाटी। इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मध्य भारत का पठार। जो मध्य भारत का पठार है वो मध्य भारत का पठार आपको दिख रहा होगा है यहाँ पर। ये जो है मध्य भारत का पठार है। मध्य भारत का जो पठार है इसका जो क्षेत्रफल है वो है 32,896 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.68% होता है। अब हम इसका अध्ययन जो है अलग से मैप के माध्यम से करेंगे, जिसको देखते हैं कि जो मध्य भारत का पठार है इसकी जो मानचित्रीय स्थिति है वो है 24° उत्तरी अक्षांश से 26.10 उत्तरी अक्षांश तक तथा 74.50 पूर्वी देशांतर से 79.10 पूर्वी देशांतर है। वर्षा 75 सेंटीमीटर के मध्य से कम होती है। तो जो मध्य भारत का पठार है ये यहाँ से आप देख रहे होंगे कि जी यहाँ से मध्य भारत का पठार फैला हुआ है। इसकी जो मिट्टी है वो है जड़ोल मिट्टी। कैसी मिट्टी है इसकी? इसकी जो मिट्टी है वो है जड़ोल टाइप की जो है इसकी मिट्टी होती है। और यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो चंबल, काली सिंध और पार्वती, यहाँ से ये नदियाँ जो हैं इस पठार से बहती हुई निकलती हैं। अब इससे जो संबंधित ज़िले हैं वो हैं मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड का कुछ भाग इसमें आता है और मंदसौर और नीमच का भी यहाँ पर कुछ भाग इस मध्य भारत के पठार में सम्मिलित होता है। अब जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है उसके बारे में हमने बताया था आपको 32,896 वर्ग किलोमीटर जो है मध्य भारत का पठार माना जाता है। अब हम बात करें इस यहाँ के तापमान की, तो यहाँ का जो तापमान है ग्रीष्मकालीन तापमान जो है वो है 40° से 45.5° सेंटीग्रेड तक होता है और शीतकालीन जो तापमान होता है 10° से 8° सेंटीग्रेड। और यहाँ की जो औसत वर्षा है वो 55 से 75 सेंटीमीटर होती है। और औद्योगिक क्षेत्र जो यहाँ का प्रमुख है वो है मालनपुर भिंड और बामोर जो है वो मुरैना में है और कैलारस जो है वो ग्वालियर में है। तो ये जो
महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हैं, इनको बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मालनपुर अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है, तो इसका उत्तर क्या होगा, भिंड में है। और बामोर भी पूछा गया है कि बामोर औद्योगिक क्षेत्र किस स्थान पर स्थापित है, तो वो मुरैना जिले में है। और कैलारस कहाँ पर है, ग्वालियर में है। तो इस प्रकार से हमने मध्य भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देखा। अब हम देखते हैं, अब हम बात करें बुंदेलखंड के पठार के बारे में। जो बुंदेलखंड का पठार है इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो जो बुंदेलखंड का पठार है वो बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के पठार की अगर हम मानचित्रीय स्थिति देखें तो यहाँ की 20.6 उत्तरी अक्षांश से 26.30 उत्तरी अक्षांश और 77.51 से पूर्वी देशांतर से 80.20 पूर्वी देशांतर यहाँ की जो है मानचित्रीय स्थिति है। और यहाँ की जो औसत वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर होती है। और इस पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सिद्ध बाबा। कौन सी है, सिद्ध बाबा, जिसकी जो शिखर है या जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1172 मीटर है। ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा गया कि बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है सिद्ध बाबा जो कि 1172 मीटर है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 23,733 वर्ग किलोमीटर है। और इसके जो प्रमुख जिले हैं वो हैं छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दतिया, डबरा जो कि ग्वालियर में सम्मिलित है, और जो लाहार जो कि भिंड में है, और पिछोर जो कि शिवपुरी जिला के अंतर्गत आती है। ये जो प्रमुख क्षेत्र हैं ये बुंदेलखंड के पठार में सम्मिलित होते हैं। अब यहाँ का अगर हम तापमान की बात करें तो जो ग्रीष्मकालीन तापमान है वो 40 से 42.5 अंश सेंटीग्रेड होता है, और शीतकालीन जो है 10 अंश सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान होता है। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ इस पठार से होकर बहती हैं तो वो हैं सिंध, बेतवा, दासान, कैन, पहुस आदि जो नदियाँ हैं वो इस जो बुंदेलखंड का पठार है उससे होकर बहती हैं। आप देख रहे होंगे बुंदेलखंड का पठार, जो बुंदेलखंड का पठार यहाँ से ये होता हुआ जो पूरा बुंदेलखंड का पठार आप देख रहे होंगे, जो पूरा बुंदेलखंड का पठार है। और यहाँ से बहती हुई ये सिंध, बेतवा, दसान, कैन, पहुज आदि नदियाँ बहती हैं। इसके जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो है प्रतापपुरा जो कि टीकमगढ़ में है, और डबरा जो कि ग्वालियर में है। यहाँ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने बुंदेलखंड के पठार को देखा। बुंदेलखंड के पठार का जो क्षेत्रफल है वो 23,733 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हमने बताई आपको कि वो है सिद्ध बाबा, जिसकी की ऊंचाई कितनी है 1172 मीटर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमने मध्य भारत का पठार देखा, बुंदेलखंड का पठार देखा। अब हम देखते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार हम इसके बारे में भी देखते हैं। तो जो मालवा का पठार है वो है इसकी जो स्थिति है वो क्या है, 20 अंश 17 उत्तरी अक्षांश से 25 अंश उत्तरी अक्षांश तक, और 74 अंश 25 पूर्वी देशांतर से 79 अंश 20 पूर्वी देशांतर इसकी जो है मानचित्र की जो स्थिति है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सिगार की चोटी, 881 मीटर है। मालवा के पठार की जो चोटी है वो है 881 मीटर। और सेकंड नंबर पर है जाना पाव पहाड़ी, जहाँ जिसकी जो ऊंचाई है वो है 854 मीटर। इसी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, वो निकलती है चंबल नदी। और थर्ड है धनारी
जो कि इसकी ऊंचाई है 810 मीटर। अब हम इसकी देखते हैं मालवा के पठार जो संबंधित जिले हैं वो है मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, धार, देवास, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन और कुछ भाग सागर तथा कुछ भाग गुना का भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ के अगर हम प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो पीथमपुर जो कि धार में है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया हो, चाहे वो MPPSC हो, चाहे MPSI हो, आरक्षक हो, जो भी परीक्षा हैं उनमें पीथमपुर जरूर पूछा जाता है कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है। तो पीथमपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ है, धार में है। और मेघनगर जो औद्योगिक क्षेत्र है वो है झाबुआ में, जे भी मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। और मंडीदीप भी बार बार पूछा जाता है, तो मंडीदीप जो है वो रायसेन में आता है। और नागदा भी मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। और पीलूखेड़ा जो है और पीलूखेड़ा कहाँ पर हैं, राजगढ़ में है, नागदा और पीलूखेड़ा। इंदौर, सागर और गंजबासौदा, विदिशा, मक्सी, शाजापुर जो है ये भी औद्योगिक क्षेत्र माने जाते हैं। अब हम यहाँ की औसत वर्षा के बारे में बात करें तो इस क्षेत्र की जो औसत वर्षा है वो है 62.5 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर जो है यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा मानी जाती है। और यहाँ की जो मिट्टी है वो है गहरी काली मिट्टी है। और यहाँ का जो ग्रीष्मकालीन तापमान है वो 40 अंश सेंटीग्रेड से 42.5 अंश सेंटीग्रेड है। और शीतकालीन तापमान जो होता है वो होता है 10 अंश सेंटीग्रेड और 12.5 अंश सेंटीग्रेड यहाँ का जो है शीतकालीन तापमान माना जाता है। अब मालवा की जो पठार की अगर हम नदियों के बारे में बात करें तो यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो है चंबल नदी, जो कि जानापाव पहाड़ी से निकलती है। और माही, छिप्रा, बेतवा, सोनार नदियाँ जो हैं प्रमुख यहाँ की नदियाँ हैं। काली सिंध, पार्वती, गंभीर, दसान आदि प्रमुख नदियाँ हैं जो मालवा के पठार से बहती हुई निकलती हैं। और यही नदियाँ इस क्षेत्र को बहुत ही उपजाऊ बना देती हैं। और जो कि मालवा का पठार जो है बहुत ही रिच क्षेत्र जो है माना जाता है मध्य प्रदेश का। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण नदियों का क्षेत्र है। ये बहुत ही वर्ष भर बहने वाली नदियों में से हैं। और जो चंबल नदी है इस पठार की प्रमुख नदी मानी जाती है, जो कि जानापाव पहाड़ी से निकलती है। अब चंबल की बात करें कि चंबल नदी किस नदी से निकलती है, ऐसा क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चंबल नदी जानापाव पहाड़ी से निकलती है। आपने सुना होगा कि चंबल नदी बहुत ही बीहड़ बनाती है। बीहड़ मतलब बड़े बड़े सुरंग टाइप के और मिट्टी का कटाव करके यहाँ पर बीहड़ बन जाते हैं, जिसमें कि आए दिनों चोर यहाँ पर रहते हैं। इन चुलें बन जाती हैं चुलें टाइप की, तो यहाँ पर चोर रहने लगते हैं। तो चोर जब किसी के घर में घुसते हैं तो जान ना पाओ चंबल नदी, क्योंकि चंबल में क्या रहते हैं, चोर रहते हैं। चोर जब घुसते हैं तो जान ना पाओ, ऐसे अपन इसको याद कर सकते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट है वो है रीवा पन्ना का पठार। अब रीवा पन्ना के पठार के बारे में अगर हम बात करें तो रीवा पन्ना का जो पठार है वो इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। इसका जो क्षेत्रफल है रीवा पन्ना का जी, इसका क्षेत्रफल माना जाता है रीवा पन्ना का क्षेत्रफल। इसकी जो मानचित्रीय स्थिति है वो है 23.10 उत्तरी अक्षांश से 25.12 उत्तरी अक्षांश तक और 78.4 पूर्वी देशांतर से 82.10 पूर्वी देशांतर इसका जो है क्षेत्रफल माना जाता है। इसका जो तापमान है वो है 40 अंश सेंटीग्रेड से 42.5 सेंटीग्रेड है। और जो शीत ऋतु में जो इसका तापमान रहता है वो 10 अंश से 12
सेंटीग्रेड इसके यहाँ का तापमान रहता है। और यहाँ की जो वार्षिक वर्षा है वो वार्षिक औसत वर्षा है वो है 125 सेंटीमीटर से 127 सेंटीमीटर यहाँ की मानी जाती है। अब हम इसके संबंधित क्षेत्र अर्थात जिले के बारे में बात करें तो यहाँ सबसे प्रमुख है रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, सागर जिले की रहली तहसील और बंडा तहसील यहाँ की इस क्षेत्र में आती है। तो ये जो जिले हैं और जो तहसील हैं इस प्रकार से रीवा पन्ना के पठार में सम्मिलित होती हैं। और यहाँ की जो मिट्टी है वो काली लाल कछारी मिट्टी यहाँ की पाई जाती है, काली लाल कछारी। और यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो है सोन और जो बीहड़, टोंस, कैन, दसान आदि यहाँ की जो है प्रमुख नदियाँ मानी जाती हैं। जो प्रमुख नदियाँ हैं इस क्षेत्र की जो कि यहाँ से होकर बहती हैं। अब यहाँ के अगर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में बात करें तो यहाँ के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है वो है जेपी सीमेंट। जेपी सीमेंट जो है जो कि रीवा में है, जेपी सीमेंट आता है रीवा। और मैहर सीमेंट, बिरला सीमेंट, सतना और मुरैना, पन्ना आदि में भी बिरला सीमेंट मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि सीमेंट की ज़्यादा फैक्ट्रियाँ जो है इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। जेपी सीमेंट हो, चाहे मैहर सीमेंट हो, चाहे बिरला सीमेंट हो, बहुत सारी जो हैं इस क्षेत्र में आती हैं। तो हमने इस क्षेत्र के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देखी। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 31,954.8 वर्ग किलोमीटर है। रीवा पन्ना का जो पठार का क्षेत्रफल है वो है 31,954.5 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल माना जाता है। इसके बारे में इसके बाद हम देखें कि अब हम अगले पॉइंट के बारे में बढ़ते हैं, नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी के बारे में अब हम देखें कि नर्मदा जो सोन घाटी है वो इस प्रकार से आप इसको देखेंगे कि इसकी जो मानचित्रीय स्थिति है वो है 22°30 उत्तरी अक्षांश से 23°45 उत्तरी अक्षांश और 74° पूर्वी देशांतर से 81°30 पूर्वी देशांतर जो है यहाँ की मानचित्रीय स्थिति है। और यहाँ के जो प्रमुख जिले हैं वो है जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, देवास आदि जो है यहाँ के प्रमुख जिले इस नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 86,000 किलोमीटर। कितना है? 86,000 किलोमीटर। बहुत ही मतलब उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है नर्मदा सोन घाटी। और यहाँ की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो है 57.5 सेंटीमीटर से 142.5 सेंटीमीटर यहाँ की जो है औसत वार्षिक वर्षा मानी जाती है। और इस क्षेत्र की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़। धूपगढ़ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जो कि होशंगाबाद जिले के अंतर्गत पचमणी जिसे आप जानते होंगे जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी के अंतर्गत आती है। तो पचमणी की में जो धूपगढ़ है उसकी जो चोटी है 1350 मीटर धूपगढ़ की। कितनी है? 1350 मीटर जो है चोटी यहाँ की है। और इसमें जो औद्योगिक क्षेत्र है वो है नेपानगर जो कि खंडवा में है। नेपानगर बार बार पूछा जाता है नेपानगर के बारे में। नेपानगर औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर है, नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आता है जो कि खंडवा में है। और यहाँ का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वो है 86,000 किलोमीटर है। और ये बहुत ही नर्मदा सोन जो घाटी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ की नदियों के बारे में बात करें तो नर्मदा, हिरण, तिंदोनी, बरना, चंद्रशेखर, तवा, कुंदी, उद्दुती बहुत ही महत्वपूर्ण नदी हैं। और इन नदियों पर जगह जगह पर बांध भी बने हुए हैं जो कि वर्ष भर पानी की कमी को पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार से हमने नर्मदा सोन घाटी जो है एक भौगोलिक खंड मध्य प्रदेश के आते हैं उसके बारे में भी हमने देखा। अब हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो है वो है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा
जो मैकाल श्रेणी है इसके बारे में हम देखें तो इसकी जो मानचित्रीय स्थिति है वो है 21 अंश उत्तरी अक्षांश से 23 अंश उत्तरी अक्षांश तक और 74 अंश 30 पूर्वी देशांतर से 81 अंश पूर्वी देशांतर जो है इसकी मानचित्रीय स्थिति है। और इसके जो प्रमुख जिले हैं वो हैं बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, सिवनी, खरगोन और खंडवा इसके प्रमुख जिले माने जाते हैं। यहाँ का जो ग्रीष्मकालीन तापमान है वो है 40 अंश सेंटीग्रेड और शीतकालीन तापमान जो है वो है 12.5 अंश सेंटीग्रेड यहाँ का माना जाता है शीतकालीन तापमान। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो है नर्मदा, ताप्ती, बैनगंगा, गार। सबसे ऊंची जो चोटी है शक्कर और छोटी तवा और बरधा भी यहाँ की प्रमुख नदी हैं। और ये जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी आप देख रहे होंगे, यहाँ से सतपुड़ा मैकल श्रेणी 900 किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी इस क्षेत्र में धूपगढ़ को ही माना जाता है। 1350 जो मीटर है वो सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत जो है 1350 धूपगढ़ की चोटी को माना जाता है। पश्चिम में काली, पूर्व में पीली यहाँ की मिट्टी है। पश्चिम क्षेत्र में जो है काली रहती है और पूर्वी क्षेत्र में यहाँ की मिट्टी पीली होती है। और यहाँ की अगर वर्षा की बात करें तो पूर्व में वर्षा 62.5 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। और इसका जो क्षेत्र है वो गुजरात के राज्य पीपल्या से बुरहानपुर तक जो है फैला हुआ है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। अब हम बात करेंगे बालाघाट क्षेत्र में जोजिला नदी तक इसका क्षेत्र है। और पूर्वी सतपुड़ा मैकल श्रेणी में औसतन वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर तक यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो इसका क्षेत्रफल हमने देखा 900 किलोमीटर है। और यहाँ का जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है वो है HMT कारखाना जो कि बैतूल में है। तो बार परीक्षाओं में पूछा गया है HMT कारखाना कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, बैतूल में HMT कारखाना है। तो इस प्रकार से हमने सतपुड़ा मैकल श्रेणी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। यहाँ के जो प्रमुख जिले बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, सिवनी और खरगोन, खंडवा आदि यहाँ के जो है पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ के रूप में जाने जाते हैं महत्वपूर्ण क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पूर्वी पठार, जिसे कि हम बघेलखंड के रूप में जानते हैं। तो इसके बारे में हम देखें तो वो है इसकी जो मानचित्रीय स्थिति है वो है 23 अंश से 40 अंश उत्तरी अक्षांश से 24 अंश 35 उत्तरी अक्षांश तक और 80 अंश 5 पूर्वी देशांतर से 82 अंश 47 पूर्वी देशांतर के मध्य इस भौगोलिक क्षेत्र बघेलखंड की स्थिति होती है। अब हम इसके प्रमुख जिलों के बारे में बात करें तो इसके जो प्रमुख जिले हैं वो है शहडोल, सीधी और उमरिया इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो 25,000 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। अब यहाँ के औसत वर्षा की बात करें तो 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा होती है। और ग्रीष्मकालीन तापमान 40 अंश सेंटीग्रेड से 42 अंश सेंटीग्रेड यहाँ का ग्रीष्मकालीन तापमान माना जाता है। और यहाँ की जो शीत ऋतु में तापमान है वो 12.5 अंश सेंटीग्रेड यहाँ का जो है शीतकालीन जो तापमान है वो यहाँ का रहता है। और इस क्षेत्र की अगर नदियों के बारे में बात करें तो यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो है सोन नदी और गोपद बनास जो नदी है वो है यहाँ की प्रमुख नदी मानी जाती है। रेहंद, हसदो, जोहिला आदि भी बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ इस क्षेत्र की मानी जाती हैं। और इस क्षेत्र की अगर मिट्टी की बात करें तो लाल पीली मिट्टी यहाँ की प्रमुख मिट्टी यहाँ पर मिलती हैं, लाल और पीली मिट्टी। और यहाँ के प्रमुख जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो अमलाई पेपर मिल, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है। अमलाई पेपर मिल जो कि शहडोल में है और लाख उद्योग यहाँ के जो है प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में आते हैं। तो इस प्रकार से हमने बघेलखंड की जो प्रमुख बघेलखंड जो भौगोलिक क्षेत्र है इसके अंतर्गत जो भी प्रमुख
पॉइंट थे उसके बारे में देखिए। इसका क्षेत्रफल 25,000 वर्ग किलोमीटर है। शहडोल, सीधी, उमरिया आदि जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखा। मध्य प्रदेश को भौगोलिक रूप से जो है 3 भागों में बांटा गया था। 3 भागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। सबसे पहले मध्य उच्च प्रदेश के बारे में हमने देखा, फिर सतपुड़ा मैकर श्रेणी के बारे में देखा, फिर पूर्वी पठार बघेलखंड का पठार जिसे कि कहते हैं उसके बारे में देखा। और अब हम देखते हैं यहाँ के प्रमुख जो फैक्ट हैं उसके बारे में। तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी है जो कि 1350 मीटर है इसकी ऊंचाई है। और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है चचाई जलप्रपात, जो कि बीहड़ नदी पर बनता है और रीवा में स्थित है, जिसकी की ऊंचाई 130 मीटर है। मध्य प्रदेश का प्रमुख जलप्रपात और सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात माना जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार क्षेत्र है तो वो है मालवा का पठार। मालवा का पठार सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है जहाँ की काली मिट्टी पाई जाती है और सबसे रिच एरिया यहाँ पर माना जाता है। और बहुत सारी जो नदियाँ हैं यहाँ से गुजरती हैं जो कि वर्ष भर कम पानी की जो पूर्ति है वो करती हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो नदी है वो है नर्मदा नदी है, जिसकी की जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में जो है 1077 किलोमीटर बहती है, बाकी गुजरात से होकर आगे निकलती है और खंभात की घाटी में जाकर ये मिलती है। तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर नर्मदा की कुल लंबाई। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। और मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है 1077 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी है, जो कि सोयाबीन आदि फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। तो काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, जहाँ की सोयाबीन को बहुत ही उपयोगी रहती है और यहाँ पर सोयाबीन सर्वाधिक बोया जाता है, जिसके कारण हमारे इस मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है। तो दोस्तों हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में देखा। अब हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ लिया कि मध्य प्रदेश को 3 भौगोलिक पार्टों में बांटा गया है और 3 में से जो है सबसे पहले जो मध्य उच्च प्रदेश है उसको 5 भागों में बांटा गया, उसके बारे में हमने देखा। फिर सेकंड और थर्ड के बारे में देखा और महत्वपूर्ण फैक्ट हमने देखे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए उपयोगी है, तो आप हमें प्रोत्साहन जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें। जय